हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन वीडियो जो उनको फिजिक्स के मिल रहे हैं उन्हें वे नियमित रूप से स्टडी कर रहे होंगे, राइट। इसी तरीके से सारे बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। बेटा, आज हम लोग परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति चैप्टर में अपने लेक्चर नंबर 7 में, ओके। आज हम लोग जानेंगे परमाणु का उत्तेजन विभव क्या होता है और आयनन विभव क्या होता है, राइट। लास्ट एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज हम जानेंगे उत्तेजन विभव तथा आयनन विभव। राइट। आज का हमारा टॉपिक है उत्तेजन विभव और आयनन विभव। तो बेटा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तेजन विभव क्या होता है और फिर उसके बाद जानेंगे आयनन विभव क्या होता है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम इतनी ऊर्जा दे दें कि वह इलेक्ट्रॉन जब किसी परमाणु से टकराए तो वह उसे उत्तेजित कर दे, दैट इज एक्साइट कर दे। क्लियर? तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा प्रोवाइड की जाए कि वह किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर दे, तो उसके इस विभव को हम कहते हैं उत्तेजन विभव या ऊर्जन विभव, राइट। उत्तेजन विभव को हम ऊर्जन विभव के नाम से भी जानते हैं। यानी उत्तेजन विभव और ऊर्जन विभव दोनों का मतलब एक ही होता है। अब आप किसी इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी प्रोवाइड कैसे करेंगे? तो बेटा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है K बराबर EV। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, तो हम E को तो इंप्रूव कर नहीं सकते, क्योंकि E इलेक्ट्रॉन पे आवेश है और आवेश का मान हमेशा नियत रहता है। तो किसको इंक्रीज कर सकते हैं? वोल्टेज को। वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। जब वोल्टेज को बढ़ाओगे तो मल्टीप्लिकेशन अपने आप बढ़ जाएगा और एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वह विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा प्रदान कर दे, जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा प्रदान कर दे कि वह इलेक्ट्रॉन अगर किसी परमाणु से टकराए तो वह उसे आयनित कर दे, सॉरी उत्तेजित कर दे, एक्साइट कर दे। अब उत्तेजित करने का मतलब क्या है कि परमाणु सामान्यतः ग्राउंड स्टेट में पाए जाते हैं, निम्नतम ऊर्जा अवस्था में पाए जाते हैं। निम्नतम ऊर्जा अवस्था क्या होती है? किसी भी परमाणु की ग्राउंड स्टेट या निम्नतम ऊर्जा अवस्था वह अवस्था होती है जब उस परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे न्यूनतम होता है, सबसे मिनिमम होता है। वही स्टेट उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है, या उसी को हम लोग निम्नतम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्लियर? तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसा विभव दिया जाए कि वो इतनी ऊर्जा गेन करे कि वो किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर दे, अर्थात वो ग्राउंड को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे वोल्टेज को, ऐसे विभव को हम उत्तेजन विभव या ऊर्जन विभव कहते हैं। चलिए, इसी प्रकार से किसी इलेक्ट्रॉन को इतना विभव दिया जाए कि वो इतनी ऊर्जा प्राप्त कर ले कि अगर वो किसी परमाणु से टकराए तो टकरा करके वो उसे आयनित कर दे।
उसे आयनित कर दे, आयनाइज कर दे, तो इसको हम लोग कहते हैं आयनन विभव। क्या कहते हैं? आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि पारे का प्रथम ऊर्जन विभव कितना है, तो पारे का प्रथम ऊर्जन विभव मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था 4.86 eV। द्वितीय विभव कितना है? 6.67। तृतीय ऊर्जन विभव कितना है? 8.80। ये सब पारे के ऊर्जन विभव। ये जब भी इतनी एनर्जी एटम ऑब्टेन करता है तो आपने देखा था वो अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में चला जाता है। तो ये सब के सब बेटा क्या कहलाते हैं? ऊर्जन विभव। अब अगर हम आपसे बात करें कि पारे का आयनन विभव कितना होता है, आयनन विभव पारे का कितना होता है, तो आपने निकाला था 10.4। अब यहां पर विभव निकालना है तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना लिख करके वोल्ट में लिखिए। इनको बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो एनर्जी फाइंड हो जाएगी, वोल्ट में फाइंड करेंगे तो ये सब विभव निकल के आते हैं। 4.86 EV के संगत वोल्टेज 4.86 वोल्ट, 6.67 EV के संगत वोल्टेज 6.67 वोल्ट, 8.80 EV के संगत वोल्टेज 8.80 और 10.4 EV के संगत वोल्टेज 10.4। तो ये पारे के सब ऊर्जन विभव कहलाते हैं और ये पारे का उत्तेजन विभव कहलाता है। तो उत्तेजन विभव क्या है और ऊर्जन विभव क्या है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? नोट करो बेटा। सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया बेटा? सबको क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पारे का उत्सर्जन संक्रमण। पारे का उत्सर्जन संक्रमण दर्शाएं। अब बेटा उत्सर्जन संक्रमण कैसे दर्शाया जाएगा और उत्सर्जन संक्रमण का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं जितने भी पदार्थ हैं सामान्यतः सभी अपनी ग्राउंड स्टेट में पाए जाते हैं, निम्नतम ऊर्जा अवस्था में पाए जाते हैं। जब ग्राउंड स्टेट में उपस्थित इन परमाणुओं को कहीं बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो ये परमाणु उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद अपने किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। क्लियर? यानी ग्राउंड स्टेट से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो किसी भी परमाणु का निम्नतम ऊर्जा अवस्था से उच्चतम ऊर्जा अवस्था में जाने की प्रक्रिया जो है ये उस परमाणु का संक्रमण कहलाता है। संक्रमण का मतलब होता है एक से दूसरे में ट्रांसफर होना, स्थानांतरित होना ही संक्रमण कहलाता है। तो ग्राउंड से ये एक्साइटेड में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। यही परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। कोई भी परमाणु किसी भी उच्चतम ऊर्जा अवस्था में, उच्चतम ऊर्जा स्तर में केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रह सकता है।
10⁻⁸ सेकंड तक ठहरने के बाद वो परमाणु पुनः उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आता है, बैक करता है। कोई भी परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से किसी निम्न ऊर्जा स्तर में सीधे भी आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है, क्लियर, और अन्य उच्च ऊर्जा स्तरों से होता हुआ भी आ सकता है। जब भी कोई एटम किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो उसने जिस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड में गया था, उत्तेजित में गया था, उच्च ऊर्जा स्तर में गया था, उसी ऊर्जा को वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अर्थात प्रकाश फोटॉनों के रूप में उत्सर्जित करता है, इमिट करता है। हम उस उत्सर्जित विकिरण की, उस उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य भी फाइंड कर सकते हैं, वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमने ये मान लिया कि ये पारे का ग्राउंड एनर्जी लेवल है, निम्नतम ऊर्जा स्तर, राइट, इसकी एनर्जी कितनी है बेटा? 0। इसकी एनर्जी कितनी है? 0। ये निम्नतम ऊर्जा स्तर, निम्नतम ऊर्जा स्तर, इसी को हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब इसके ऊपर ये पहला हायर एनर्जी लेवल है 4.86, ये दूसरा हायर एनर्जी लेवल है 6.67, ये अगला एनर्जी लेवल है 8.80। ये सब कहलाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। उच्च ऊर्जा स्तर, हायर एनर्जी लेवल कहलाता है। अब मान लीजिए कोई भी परमाणु ग्राउंड में था, इसने 8.80 ईवी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और कहां चला गया? 8.80। तो अब ये यहां से इसमें भी आ सकता है, यहां से इसमें भी आ सकता है, और यहां से इसमें भी आ सकता है। यानी पहले हायर से अनदर हायर में आ सकता है, अनदर हायर में आ सकता है, और डायरेक्ट लोअर में भी आ सकता है। अगर बेटा कोई 6.67 ईवी को एब्जॉर्ब करके ऊपर गया हो, तो जब ये यहां से बैक करेगा तो ये यहां से भी आ सकता है और सीधे भी आ सकता है। और अगर कोई 4.86 ईवी में गया हो तो फिर डायरेक्ट यहां से यहां। ये कहलाता है संक्रमण। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये पारे के उत्सर्जन संक्रमण बने हुए। उत्सर्जन संक्रमण हमेशा हायर टू लोअर बनते हैं, इस बात को बनाने में ध्यान रखिएगा। ये हमेशा हायर टू लोअर बनते हैं, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ बनते हैं। तो ये कहलाता है पारे का उत्सर्जन संक्रमण। क्या कहलाता है? पारे का उत्सर्जन संक्रमण। अब अगर मान लीजिए कोई भी परमाणु किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो वो ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करेगी, अर्थात प्रकाश फोटॉनों के रूप में उत्सर्जित करेगी। तो अगर मान लीजिए एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आया, तो जो प्रकाश फोटॉन उत्सर्जित होगा उसकी जो एनर्जी होगी दैट इज एचन्यू, वो इन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। अर्थात जो डेल्टा ई है वो एचन्यू के बराबर होगा। एचन्यू बेटा क्या है? प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा, और डेल्टा ई क्या है? दोनों उच्च ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर। चलिए,
यानी अगर हम यहां पर डेल्टा ई का मान चाहें तो 8.80 में से 6.67 घटा देंगे अगर पहले संक्रमण के लिए निकाल रहे हैं तो, और अगर दूसरे संक्रमण के लिए निकाल रहे हैं तो 8.80 में से 4.86 घटा देंगे, जिससे जिस संक्रमण का निकालेंगे उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर को माइनस कर देंगे। क्लियर? तो डेल्टा ई बराबर कितना आ जाएगा h, और चूंकि न्यू बराबर किसके होता है c अपान लैम्डा, तो ये हो जाएगा c अपान लैम्डा, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा hc अपान लैम्डा। इससे अगर हम लैम्डा का मान निकालें तो hc अपान डेल्टा ई आ जाएगा। h बेटा यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। c प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डेल्टा ई दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर है। अगर इसे ईवी में ही ले लिया जाए, जिसमें ईवी में ही डायरेक्ट ईवी में ही मान यहां पर रखें, h और c के मान रखें तो लैम्डा का मान सीधे 12375 बटे डेल्टा ई, ये एंगस्ट्रॉम में प्राप्त किया जा सकता है। यानी लैम्डा का मान डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में यहां से निकाला जा सकता है। ये बहुत ही यूजफुल रिलेशन है आपके लिए। न्यूमेरिकल करते समय इसकी मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में रिक्वायरमेंट है। लैम्डा फाइंड करने का सबसे इजी फॉर्मूला है। तो डेल्टा ई की जगह पर बेटा क्या रखेंगे हम, दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर और 12375 उससे डिवाइड करेंगे, तो जिस संक्रमण की चाहोगे उस संक्रमण की तरंगदैर्घ्य आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये बेटा हो गया हमारा पारे का उत्सर्जन संक्रमण। बना लीजिए इसको। तो ये बच्चों सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट किसी प्रकार का? चलिए अब हम लोग देखेंगे पारे का अवशोषण संक्रमण। अवशोषण संक्रमण क्या होता है? परमाणु केवल ऊर्जा का उत्सर्जन ही नहीं करते, अगर उन्हें उपयुक्त ऊर्जा के प्रकाश फोटॉन प्राप्त हो जाएं तो वे उसे अवशोषित भी करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी परमाणु ग्राउंड एनर्जी लेवल में है, ये इसका निम्न ऊर्जा स्तर है, ये इसका पहला हायर एनर्जी लेवल, ये दूसरा हायर एनर्जी लेवल, ये तीसरा हायर, ये उच्च ऊर्जा स्तर। हायर एनर्जी ये 4.86 ईवी, ये 6.67 ईवी और ये 8.80। अब मान लीजिए कोई भी परमाणु ग्राउंड में और उसने 4.86 ईवी एनर्जी का कोई प्रकाश फोटॉन एब्जॉर्ब किया, तो वो यहां से 4.86 में आ जाएगा। अगर किसी ने 6.67 का किया तो वो यहां आ जाएगा, और अगर किसी ने 8.80 का किया तो वो यहां। संक्रमण 1, संक्रमण 2, संक्रमण 3, ये कहलाते हैं पारे के अवशोषण संक्रमण। तो अवशोषण संक्रमण बेटा हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाते हैं, और उत्सर्जन संक्रमण हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आते हैं। चलिए, तो पारे के परमाणुओं का उत्सर्जन संक्रमण और अवशोषण संक्रमण बच्चों सबको समझ में आया? किसी प्रकार का कोई डाउट? क्लियर है सबको? बहुत अच्छी बात है। अब ये बेटा यहां शॉर्ट क्वेश्चन बढ़िया बनता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि पारे के उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या अवशोषण संक्रमणों से ज्यादा होती है। जब आपने उत्सर्जन संक्रमण ड्रा किए
तो उत्सर्जन संक्रमण कितने प्राप्त हुए आपको? 6। जबकि इसी के लिए जब अवशोषण संक्रमण आपने ड्रा किए तो कितने प्राप्त हुए? 3। तो अवशोषण संक्रमणों की संख्या उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या से कम क्यों होती है? इसका आंसर सुनो। एक्चुअल में जो उत्सर्जन होता है वो किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रारंभ होकर और किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर पर समाप्त हो सकता है। जैसे यहां से प्रारंभ हुआ यहां समाप्त हो गया, यहां से प्रारंभ हुआ यहां समाप्त हो गया, यहां से प्रारंभ हुआ यहां समाप्त हो गया। किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रारंभ होकर कहीं पर भी समाप्त हो सकता है। लेकिन अवशोषण संक्रमण हमेशा ग्राउंड से स्टार्ट होता है। कहां से? ग्राउंड से, और किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर पर जाकर ही समाप्त होंगे। या तो 4.86 पर समाप्त होगा, या 6.67 पर समाप्त होगा, या 8.80 पर समाप्त होगा। इसलिए इसमें केवल संक्रमण अवशोषण के कितने मिलते हैं? 3, और उत्सर्जन के कितने मिलते हैं? 6 संक्रमण मिलते हैं। बात समझ में है? किसी प्रकार का कोई डाउट? उम्मीद है बेटा आज का ये वीडियो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। हमारे सभी बच्चे इसी प्रकार से हमारे ऑनलाइन वीडियोस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर नाउ।